एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लूसेंट जानकारी पर। आज हम देखेंगे लूसेंट का ही एक टॉपिक है कोशिका, जो हमारे परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसके साथ साथ अन्य परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। और बहुत ही सिंपल वे में प्रश्न बनाया जाता है, बहुत कठिन स्तर का प्रश्न यहाँ से नहीं पूछा जाता है। उसका ऊपरी हिस्सा पूछा जाता है, बेसिक बेसिक जानकारी जो हमारे पास है या फिर जो जानना चाहिए आपको, वो सारी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें कोशिका। कोशिका का स्ट्रक्चर। यहाँ पर दो तरह की कोशिकाएं बनाई गई है, एक पादप कोशिका है और दूसरा जंतु कोशिका है। पादप कोशिका जैसे यहाँ पर है, ये पादप कोशिका है और ये जंतु कोशिका है। पादप और जंतु कोशिका में कभी कभी अंतर पूछ लिया जाता है, या फिर लिखने के लिए डिस्क्रिप्टिव में पूछ लिया जाता है, पादप और जंतु कोशिका में अंतर बताइए। दूसरी चीजें है कि पादप और में बेसिकली अंतर अगर देखा जाए तो सबसे पहले कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, यहाँ पर स्थित है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये तो रहा पहला अंतर। दूसरा अंतर, पादप कोशिका में आप देखेंगे लवक पाया जाता है, हरित लवक। पादप कोशिका में आप देखेंगे हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में आप देखेंगे हरित लवक नहीं है। यानी कि ये हो गया दूसरा अंतर। तीसरा अंतर, पादप कोशिका की जो संरचना है वो खटकोणीय संरचना है, खटकोणीय संरचना है, जबकि जंतु कोशिका की जो संरचना है वो वृत्ताकार है। तीसरा अंतर हो गया। चौथे अंतर की बात करें हम, पादप कोशिका में जो रिक्तिका पाई जाती है जिसे हम रसधानी कहते हैं, पादप कोशिका में रिक्तिका की संख्या कम होती है और बड़े आकार की होती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका बहुत सारे होते हैं जबकि छोटे छोटे होते हैं। ये रहा चौथा अंतर। अगर आपको इतना पता है तो आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रहा जंतु और पादप कोशिका के बारे में, या फिर जंतु और पादप कोशिका दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका की डेफिनेशन किसे कहते हैं, कोशिका की डेफिनेशन क्या होती है। दूसरी चीज यहाँ पर है कि कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले कोशिका के बारे में। कोशिका किसे कहेंगे? कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। कोई भी जीव हो, उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही हम कोशिका कहते हैं। कोशिका शब्द सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने दिया था। कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन रॉबर्ट हुक 1665 में इन्होंने किया था, कोशिका शब्द का प्रयोग। जबकि वही पूछा जाता है कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। आप ये नोट कर लीजिए, कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको नोट करना है, ये हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं। अगर बात करें कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका की अगर बात करें हम, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा की है। सबसे छोटी कोशिका की अगर बात की जाए तो जीवाणु माइकोप्लाज्मा की है। जबकि सबसे लंबी कोशिका किसकी है, तो वो तंत्रिका तंत्र की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। जबकि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे है। जबकि अगर बात करें कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये याद रखने वाली बात है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। प्रो होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे जीवाणु, नीली हरी शैवाल, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जैसे मनुष्य जीव जंतु। मनुष्य जीव जंतु में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे वन बाय वन करके, इसमें इन सब का काम क्या होता है। इसमें इन सब का काम क्या होता है, लाइसोसोम का काम क्या होता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका, तारक काय क्या होता है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, इन सारी बातों को हम यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति मैंने बताया आपको, कोशिका भित्ति जो यहाँ पर है ये कोशिका भित्ति होती है। हम आपको बता दें, ये आपकी कोशिका भित्ति है, ये सब कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, केवल पादप कोशिका में पाई जाती है कोशिका भित्ति।
केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। यह सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। यह सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। और आगे अगर बात करें कि कोशिका भित्ति जो है किसी भी कोशिका की शारीरिक संरचना का निर्माण करती है। शारीरिक संरचना का निर्माण, शारीरिक बनावट का निर्माण करती है। वैसे देखा जाए तो कोशिका भित्ति केवल पादपों में ही पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि कोशिका भित्ति पादपों में ही पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। अगला इसमें बात करेंगे कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली, इसके अंदर वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा जो है कोशिका झिल्ली कहलाती है। कोशिका झिल्ली कहलाएगी। इसे हम कोशिका झिल्ली कहेंगे। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली होती है का निर्धारण करना, कोशिका के अंदर जाने और आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना, ये कोशिका झिल्ली का काम होता है। कोशिका झिल्ली का काम होता है, ये याद रखना है। अगला अगर बात करें हम लोग तारककाय, आप देखेंगे तारककाय जो है केवल ये जंतु कोशिका में पाई जा रही है, जबकि पादप कोशिका में आपको तारककाय नहीं मिलेगा। पादप कोशिका में तारककाय नहीं है, ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है तारककाय। तारक की अगर बात करें, तारककाय की, इसकी खोज बोबेरी ने किया था। इसकी खोज बोबेरी ने किया था। तारककाय यहाँ पर है, सेंट्रोसोम जिसे बोलते हैं। इसकी खोज जो है बोबेरी ने किया था, ये याद रखने वाली बात है। बोबेरी ने किया था। तारककाय की खोज बोबेरी ने किया था। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारककाय मैंने बताया आपको केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसकी खोज बोबेरी ने किया था, यह याद रखने वाली बात है। अगला अगर बात करें अंतःप्रदब्बी जालिका। अंतःप्रदब्बी जालिका आप देखेंगे यहाँ पर है अंतःप्रदब्बी जालिका, ठीक है। और यहाँ पर भी है अंतःप्रदब्बी जालिका, ये है जालिका। बात करेंगे अंतःप्रदब्बी जालिका की। अंतःप्रदब्बी जालिका जो है जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। अंतःप्रदब्बी जालिका, अंतःप्रदब्बी जालिका की अगर कार्य के बारे में बात करें, इससे जुड़ा राइबोसोम होता है। आप देखेंगे यहाँ पर राइबोसोम, यहाँ पर स्थित है राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम। और इसका कार्य देखें तो वसा व प्रोटीन का संचरण करना होता है। अंतःप्रदब्बी जालिका का कार्य के बारे में अगर बात करें तो वसा और प्रोटीन का संचरण करना होता है अंतःप्रदब्बी जालिका का मुख्य कार्य, ठीक है। वसा और प्रोटीन का संचरण करना होता है अंतःप्रदब्बी जालिका का मुख्य कार्य। आगे अगर बात करें, इसका कार्य झिल्ली का निर्माण करना होता है। अंतःप्रदब्बी जालिका का जो काम होता है वो झिल्लियों का निर्माण करना होता है। जैसे यहाँ पर कोशिका झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है कोशिका झिल्ली, इसका काम होता है झिल्लियों का निर्माण करना, अंतःप्रदब्बी जालिका, ठीक है। आगे बात करेंगे हम राइबोसोम। यहाँ पर स्थित है राइबोसोम। राइबोसोम की अगर बात करें हम तो इसका यह जो है राइबोसोम आरएनए का बना होता है। राइबोसोम आरएनए का बना होता है, यानी कि आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है राइबोसोम, आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है राइबोसोम। इसका जो काम होता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण करता है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है, इसलिए राइबोसोम को ही एक उपनाम से जानते हैं। राइबोसोम को क्या कहेंगे हम? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये याद रखने वाली बात है, प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, किसको कहते हैं? राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम को, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आगे अगर बात करेंगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का नाम बिंडा ने दिया था। ये याद रखने वाली बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा अल्टमान ने, जबकि नाम बिंडा साहब ने दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का नाम, ठीक है। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। यह दोनों कोशिका का, चाहे वो पादप कोशिका हो या फिर जंतु कोशिका हो, इन दोनों का श्वसन स्थल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया खोजा किसने? अल्टमान। नाम किसने दिया? बिंडा। यह काम क्या होता है कि पादप और जंतु कोशिका में श्वसन स्थल का काम करता है, श्वसन स्थल का काम करता है। उसके साथ साथ यहाँ पर तो इसमें जो है ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकारक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिस कारण माइटोकॉन्ड्रिया में काफी ऊर्जा होती है। ऑक्सीकारक होता है, ऊर्जा युक्त पदार्थों का ऑक्सीकारक होता है, जिस कारण माइटोकॉन्ड्रिया में देखा जाए तो ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में भरा होता है।
ऊर्जा यहाँ पर पर्याप्त, बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, चाहे वो पादप में हो चाहे वो जंतु में हो। ऊर्जा इसीलिए तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर हम लोग बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा किसने था? माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टमान ने खोजा था। अल्टमान ने खोजा था, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? बिंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया? बिंडा ने दिया था। यह पादप और जंतु कोशिका में श्वसन स्थल का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। पादप और जंतु कोशिका में श्वसन स्थल का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि आगे बात करें, इसमें ऊर्जा काफी मात्रा में रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिस कारण इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। जिस कारण इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाएगा। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कोशिका, उसके साथ साथ जो है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था, ये दोनों फैक्ट दोनों याद रखना है आपको। आगे बात करेंगे हम गोल्जी काय। गोल्जी काय कहाँ पर है? यहाँ पर गोल्जी काय यहाँ पर स्थित है। गोल्जी काय कहाँ है? यहाँ पर स्थित है। ये गोल्जी काय है जो कि जंतु, पादप और जंतु दोनों कोशिका में गोल्जी काय पाया जाता है। गोल्जी काय जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों कोशिकाओं में गोल्जी काय पाया जाता है। गोल्जी काय की अगर बात करें कि इसका खोज जो है कैमिलो गाल्जी ने किया था। कैमिलो गाल्जी ने किया था। कैमिलो गाल्जी। गोल्जी काय की जो खोज किया था कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी काय या जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में गोल्जी काय पाया जाता है। और इसका प्रमुख कार्य जो होता है बाहरी पदार्थों का पाचन एवं भक्षण करना होता है। इसका प्रमुख कार्य जो होता है भक्षण करना होता है, बाहरी पदार्थों का पाचन एवं भक्षण करना होता है गोल्जी काय, जिस कारण इसे हम क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। इसे आत्मघाती एंजाइम्स पाए जाते हैं। गोल्जी काय में 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसे आत्मघात की थैली कहते हैं। गोल्जी काय को आत्मघात की थैली कहा जाता है। इसका खोज गोल्जी काय कैमिलो गोल्जी ने किया था। यह बाहर से आए हुए पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करता है। गोल्जी काय को जो है आत्मघात की थैली बोला जाता है। यहाँ तक आपको याद रखना है ये बात। नेक्स्ट बात करेंगे लवक के बारे में। लवक जो होता है ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक हम देखेंगे केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यहाँ पर स्थित है लवक। ये पादप कोशिका में केवल पाया जाता है लवक। हरित लवक या फिर लवक के बारे में अगर बात करें हम लोग, लवक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। लवक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं जो ये पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। लवक पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। लवक मुख्य रूप से 3 टाइप के होते हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। हरित लवक की अगर बारे में बात करें, यह पादप कोशिका की रसोई कहते हैं हरित लवक को। हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हरित लवक या फिर क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं और भोजन बनाने के कारण इसे पादप का रसोई कहते हैं। पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है हरित लवक को। जबकि आगे बात करें अवर्णी लवक, यह भोज्य पदार्थों का संग्रह करता है। अवर्णी लवक जो होता है भोज्य पदार्थों का संग्रह करता है। वर्णी लवक यह रंगीन होता है। तीसरा जो हरित लवक, मैंने बताया आपको 3 प्रकार के होते हैं, एक हरित लवक और दूसरा वर्णी लवक, तीसरा है अवर्णी लवक। अगर बात करें वर्णी लवक जो होता है वह रंगीन होता है। वर्णी लवक रंगीन होता है और पौधों में, पौधे के पुष्पों में, फलों में यह रंग पैदा करता है, रंग देता है। कौन सा? वर्णी लवक। वर्णी लवक पौधों में रंग देता है, पौधों को कलर करता है। पौधों में जो फल लगते हैं, पुष्प लगते हैं, उन सबको कलर देना किसका काम होता है? वर्णी लवक या फिर क्रोमोप्लास्ट कहते हैं इसे। आगे बात करेंगे रिक्तिका या रसधानी। रिक्तिका या रसधानी अगर बात करें, ये जंतु और पादप दोनों कोशिका में पाया जाता है। जंतु और पादप दोनों कोशिका में रसधानी या रिक्तिका पाया जाता है। यह कोशिका का निर्जीव रचना होता है। यह कोशिका का निर्जीव रचना होता है। रसधानी कोशिका का एक निर्जीव रचना होता है। जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में यह पाया जाता है। मैंने बताया आपको कि जंतु कोशिका में बहुत सारे पाए जाते हैं, जबकि पादप कोशिका में 2 ही पाए जाते हैं, एक जो कि बड़े आकार के होते हैं। पादप कोशिका में रिक्तिका 2 ही पाए जाते हैं, बड़े आकार के होते हैं। आगे बात करेंगे केंद्रक के बारे में। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे केंद्रक के बारे में। केंद्रक जो होता है हम देखेंगे दोनों
पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जा रहा है केंद्रक, पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जा रहा है। यह जो होता है कोशिका का प्रमुख अंग होता है केंद्रक, किसी भी कोशिका का प्रमुख अंग केंद्रक होता है। यहाँ पर केंद्रक स्थित है, केंद्रक और यहाँ पर स्थित है। आगे बात करेंगे, यह प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। केंद्रक किसका बना होता है? प्रोटीन और डीएनए का प्रश्न पूछा जाएगा कि केंद्रक किसका बना होता है? प्रोटीन और डीएनए का, प्रोटीन और डीएनए का। मेरा प्रश्न है आप सबसे कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। इसमें आपको बात बता दें कि केंद्रक में ही क्रोमैटिन पाया जाता है। ये सब क्रोमैटिन है, ये सब क्रोमैटिन है, केंद्रक में ही क्रोमैटिन पाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो ये रहा पूरा हमारा कोशिका और कोशिका का संरचना, कोशिका की संरचनाओं में कौन कौन से कोशिकांग शामिल हुए और उन सारे कोशिकांगों का डिटेल। ठीक है, आपके बुक में या फिर आपके लिए जो भी जानकारी थी मैंने वो प्रोवाइड कर दिया, आपको दे दिया, और उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से आप देखेंगे, दोबारा देखेंगे तो तिबारा देखेंगे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है,